दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस समय स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ एडवोकेट प्रवीण जी और एडवोकेट कमल जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। और एडवोकेट प्रवीण जी लगातार सोशल मुद्दों पे बोलते हैं और तमाम जो कोर्ट के फैसले होते हैं उनमें अपनी राय रखते हैं। और ऐसे में जी, ही एक फैसला आया है 1 अगस्त को, रिजर्वेशन, क्लासिफिकेशन या हम कहें कोटे में कोटा या वर्गीकरण, उसको जी, लेकर बहुजन समाज में घमासान मचा हुआ है। 1 अगस्त के बाद लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं और प्रोटेस्ट लगातार देखे भी गए हैं। कुछ प्रोटेस्ट जो है वो पक्ष में हुए हैं, कुछ विपक्ष में हुए हैं। और उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग साथ में हैं। एडवोकेट प्रवीण जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी क्या कहेंगे? 1 अगस्त से पहले पूरा बहुजन समाज एक था, सारे मुद्दों पर, चाहे वो किसी के साथ एट्रोसिटी होती थी, उन तमाम मुद्दों पे बहुजन परिवार एक था। लेकिन 1 अगस्त के बाद ये परिवार अलग कैसे हो गया? देखिए, हमारी राय में ये एक बड़ा ही दुखदाई समय है और ऐसे समय में पूरे बहुजन समाज को, खास करके मैं 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए काम करता हूं और उन्हीं की चिंता करता हूं, क्योंकि सरकार और सरकारी संस्थाओं में सरकार की जो बजट है उसमें योगदान जी तो हम सारे समुदाय का, सारे परिवार का, हम सब लोगों का बराबर है। लेकिन जब हिस्सेदारी की आप बात देखते हैं तब वहां पे हमारी स्थितियां जो है वो बड़ा दयनीय दिखती है। अगर हम एससी समाज जी की अपनी बात करें तो एससी समाज में आप देखोगे जितने भी सरकार हैं और संवैधानिक संस्थाएं हैं, साथ साथ सरकार के बजट में कहने के लिए तो एससी समाज को, एसटी समाज को, उनको आनुपातिक हिस्सेदारी मिलती है, जिसको हम दिल्ली में खास करके सब बजट सब प्लान के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हमको वो जो दिल्ली में 20% हिस्सेदारी मिलती है, हम 20% लोगों को उसकी हिस्सेदारी हमारे ऊपर खर्च किया जाता है क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए है कि आज की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता हो रही है कि इस देश के दलितों का हक मारा जा रहा है और दलितों में जी कुछ समुदाय का हक मारा जा रहा है। तब मेरा ये कहना है उसी सुप्रीम कोर्ट से कि जिन दलितों को, जिन पिछड़ों की चिंता आपको है, पहले तो आप उनकी संख्या सुप्रीम कोर्ट में सुनिश्चित कर लें कि इनकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी सुप्रीम कोर्ट में मिल जाए, सरकारी संस्थानों में मिल जाए। आज बैकलॉग की जितनी भी सीटें हैं आज के तारीख में, वो सारी सीटें जो है जिस समुदाय के बारे में उनको चिंता है, बैकलॉग का एग्जामिनेशन निकाल करके और उसको पहले फिल करके उन्हीं समुदाय के लोगों को उन सीटों को दे दिया जाए जिन समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी कम है सरकार में और सरकारी संस्थाओं में। तो तब मैं कहता हूं कि चूंकि इस बात से बहुत क्लियर हो जाता है कि आज इस देश की सरकार की मंशा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो इनकी मानसिकता रही है कि दलितों और पिछड़ों में फूट डालो राज करने का काम, और वही ये करने का प्रयास कर रहे हैं। अफसोस कि कहीं ना कहीं हम भी उसका शिकार होते जा रहे हैं। तो हम सभी एससी समाज के जितनी भी जातियां हैं, हम सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा, हम लोग को समझदार बनना पड़ेगा और इन ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जो हम लोगों को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, उनसे हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्या कहेंगे कमल जी? क्या सतर्क रहने की जरूरत है? जी, क्या सर। सतर्क रहने की जरूरत है? एडवोकेट प्रवीण जी ने जो कहा है कि एक जी, बड़ी जी, साजिश है और साजिश के तहत बहुजन समाज को जो अलग किया जा रहा है, तो क्या वर्गीकरण एक जी। साजिश है? प्रवीण जी ने जो बात कही कि ये बड़ा दुखद विषय है और दुखद दौर है, ऐसा ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वर्गीकरण के विपक्ष में है। लेकिन हमारा मानता है, हम मानते हैं कि ये हमारे लिए 64 साल की लड़ाई के बाद जो ये फैसला आया है, हमारे लिए तो ये सुखद का विषय है। तो प्रवीण जी को ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, समय के साथ इस चीज को समझने की जरूरत है। रही बात, प्रवीण जी ने 4 बातें कही कि संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो। दूसरी बात, बजट पे इन्होंने बात कही। तीसरी बात, संस्थानों में प्रतिनिधित्व की बात की। और चौथी बात है जो प्रतिनिधित्व की बात की इन्होंने। तो संख्या की बात जो है, संख्या की बात पर तो आप लोग जाइए ही नहीं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले
इन लोगों की संख्या सुनिश्चित करे। तो मेरे सम्माननीय साथी को इस बात का पता होना चाहिए कि SC ST OBC की, SC ST की पूरे देश के अंदर हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, और उसी के बिहाफ पे हरियाणा प्रदेश के अंदर रिजर्वेशन में वर्गीकरण का डाटा भी जारी हुआ है, जिसमें एजुकेशन का भी, एजुकेशन प्रतिशत का भी, एम्प्लॉयमेंट का भी, और पॉपुलेशन का भी। तो ये बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले को ध्यान में रख करके ही रिजर्वेशन में वर्गीकरण को किया गया है। तीसरी बात बजट की बात है। बजट कोई आकाशवाणी नहीं है कि वो आकाश से होती है और जो वही सुनिश्चित होती है। बजट एनुअल प्रोसेसिंग होती है। देश का जितना बजट बनता है उसके हिसाब से 25% एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जाति हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। हाँ, उसमें इस बात को मानते हैं कि पूर्ण रूप से बहुत सारी बजट में कटौती की जाती है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये बजट की बात वर्गीकरण में कैसी घुस गई? पहली बात तो ये है कि वर्गीकरण गलत है या सही है। दूसरी बात संस्थानों में प्रतिनिधित्व की। पांचवी बात की सर ने बैकलॉग की, कि भाई बैकलॉग हरियाणा प्रदेश के अंदर 4,927 कमल जी, बैकलॉग खाली है। कमल जी, जी जी कमल जी माफी चाहूंगा, शायद किसी का माइक जी जी। डबल ओपन है, तो वो अगर माइक बंद कर देंगे तो बहुत बेहतर आवाज आएगी आपकी। शायद माइक, हाँ अभी बोलिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ अभी सही है जी, जी। कमल जी, अभी सही है बिल्कुल। तो जी हाँ, तो मान्यवर, पांचवी जो बात कही सर ने, बैकलॉग की बात कही। जी बैकलॉग की जो बात कही उसमें वही बात है, हम बैकलॉग के खिलाफ नहीं है। बैकलॉग होना चाहिए, लेकिन उससे पहले वर्गीकरण हो जाए तो क्या नुकसान है? ताकि रही बात, जो डोमिनेंट क्लास है उनको तो बैकलॉग में उनको रखा जाए, ये बात करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट का डाटा देश के अंदर बाहर आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं 110% डोमिनेंट जो क्लास है वो ऑलरेडी इतने लेवल पर फ्लिप्स हो चुकी है। मैं कहता हूं जितना बैकलॉग है वो पूरा का पूरा DSC वर्ग के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व जब आप देखोगे तो वो ना के बराबर आएगा जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है। तो ये बात है सर, मुझे लगता है संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए, इसमें कोई दोराई नहीं है। बजट की बात एक अलग प्रोसेस है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात है। संस्थानों में प्रतिनिधित्व की जो बात है, भाई जिन लोगों ने आज तक एक जगह अपने घर रह करके अपना घर ही नहीं बसाया, तो वोट की बात, संस्थानों की बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात, ऐसी ऐसी जातियां जो आज तक मतलब एक जगह रह करके घर नहीं बसा पाई, उन्होंने उन जातियों को संस्थानों की बात नहीं करनी चाहिए। उनके लिए प्राथमिक एजुकेशन की बात करनी चाहिए, प्राथमिक प्रतिनिधित्व की बात करनी चाहिए। तो इन्हीं मसलों के साथ बात है ना सर, इसीलिए प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे कहना चाह रहा था कि यहाँ पे एक मुद्दा जो बहुत गंभीर है कि अगर इनको ऐसा लगता है कि समाज का कुछ लोग जो है, कुछ व्यक्ति जो हैं, वो सरकार और आरक्षण का लाभ लिए हैं, बाकी वर्गों को उसका लाभ नहीं मिला, तब मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप भी वकील हैं कमल भाई, और कमल भाई को अगर पता होगा, इनको जानकारी बिल्कुल होगी, मैं आप प्रबुद्ध वकील हैं, कि अगर किसी भी सरकारी संस्थाओं में, जी प्रवीण जी, जो कमल जी हैं वो एडवोकेट नहीं है, माफी चाहूंगा जी। अच्छा ओके, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूं, जो मेरी जानकारी है, जानकारी के अनुसार ये है इसमें व्यवस्था कि अगर भारत देश में कोई भी संस्था कोई क्राइम करता है और उसके वर्कर अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसका मास्टर उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर जो 15% आरक्षण SC समाज को दिया गया और 15% आरक्षण में कुछ ही जातियों के लोग अगर सरकारी नौकरियों में पहुंचे, बाकी जो लोग हैं सरकारी नौकरी में नहीं पहुंचे, तो इसके लिए जिम्मेदार वो जातियां नहीं जो सरकारी नौकरी में पहुंच गई हैं, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन संस्थानों के प्रमुख पदों, डायरेक्टर, मेंबर, चेयरमैन, चांसलर, वाइस चांसलर आदि पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। कारण मैं बताता हूं, आज भी SC समाज का किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर के मेरे भाई को मैं कहता हूं, आप सोशल वर्कर हो, आप जाकर के सर्वे कर लेना, SC समाज का कहीं पे भी जितनी उनका 15% आरक्षण है उतनी सीटें भरी हुई नहीं है। इसका मतलब जो सीटें खाली है वो क्यों खाली है? आज भी हमारे समाज के कुछ वर्ग, कुछ जाति के लोग जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनका सीट क्यों नहीं उनको मिला? और अगर वो वहां पे
हैं तो उनको जगह क्यों नहीं दी गई? एससी समाज का किसी भी डिपार्टमेंट में 15% आरक्षण का मतलब समझ में आ रहा है आपको? 15% आरक्षण का मतलब होता है कि अगर 100 नौकरियां हैं तो 15 नौकरियां जो है वो एससी समाज के सारे जातियों को मिलनी चाहिए। आज किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओगे, 100 में 15 नौकरियां उनको नहीं मिली हुई है। अगर 100 नौकरी है किसी भी डिपार्टमेंट में तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 आदमी वहां पे मिल जाएगा। इसका मतलब 5 सीट उन वर्गों का, उन जातियों का आज भी खाली है जो लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि इनको हिस्सेदारी नहीं दी गई। इसका मतलब वो हिस्सेदारी तो वो जिन जातियों के बारे में बोला जा रहा है उनको भी नहीं मिला, तभी तो वो सीटें खाली है। ये एक बात बड़ी गंभीरता से समझने वाली बात है। और जिस दिन आपकी समझ में, और जो बीजेपी आज कह रही है कि हम वर्गीकरण करके और हम इनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, तब मैं आपको बता देता हूं कि 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 74,000 के आसपास नौकरियां थी जो 4th ग्रेड में, जिसमें 90% काम करने वाले वर्कर जो होते हैं वो सारे एससी समाज के लोग होते हैं। आज वो नौकरियों को खत्म करके मात्र 14,000 रखा गया है। 50,000 के आसपास की नौकरियां खत्म कर दी गई है। मुझे मेरे भाई बता दें, सोशल वर्कर हैं आप, कि जब 50,000 नौकरियां ही आपकी खत्म कर दी गई तो आपको मिलेगा क्या? आप कहाँ हिस्सेदारी की बात कर रहे बड़ा हो? सवाल है 14,000 कमल जी, सरकारी, बड़ा सवाल है। 50,000 जो अब इसका जवाब मेरे भाई दे दें, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। मैं तो प्रयास जी कर रहा हूं कि हमारे सोशल वर्कर भाई इस बात को समझ जाएं और हम लोग जी जी मिलजुल करके जिस प्रकार, एक बात और सर यहाँ पे मैं बड़ी, जी एक बार अगर इतना लंबे लंबे अगर आप चर्चा करेंगे तो ये चर्चा बहुत लंबी चलेगी। और जी मैं जी जो जी। कहना चाहता हूँ, आपने जो बात कही कि 15% रिजर्वेशन की जो बात कही, तो कम से प्रवीण कम जी की म्यूट नहीं, कर ज्यादा दें। से ज्यादा की बात करनी चाहिए। पूरे देश में ये मामला केवल शेड्यूल कास्ट का नहीं है, ये मामला शेड्यूल ट्राइब का भी है। और शेड्यूल जी ट्राइब के और शेड्यूल कास्ट के मामले को मिलाकर के 5.5% रिजर्वेशन बनता है। और दूसरी बात, जो नेशनल वीकेंड जॉब प्लेसमेंट या जॉब प्रोसेसिंग की जो बात आपने कही, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की, जो मैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करूंगा। गवर्नमेंट सेक्टर की जो बात कही आपने, उसमें 74,000 नौकरियों की जो बात है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की तो आज तक पूरे देश के अंदर जो 5% है वो ही फ्लिप हो पाई है। इस बात में कोई दुराई नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन ये डाटा आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं 74,000 नौकरी का, और जो मैं 5% का जो कह रहा हूँ, नेशनल टूवर्ड्स की एक रिपोर्ट छपी थी, उसको अगर आपने 21 मई 2000 हाँ 11 मई 2021 की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की टोटल नेशनल लेवल पर 48 डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स है उसका डाटा उसके अंदर छपा हुआ था। उसमें 5% की जो बात है। तीसरी बात जो आपने कही, समाज के जो डोमिनेट जो लोग हैं, जिन्हों आरक्षण लाभार्थी जो लोग हैं, उन्होंने अपनी काम ईमानदारी से नहीं किया। एम आई राइट सर? आपने ये कहा था कि जो डोमिनेट तबका नहीं है, मैं, जिन्होंने आरक्षण लाभार्थी है। नहीं नहीं, हाँ, मैंने ये बात नहीं कही थी। नहीं आपने कहा था मैंने सर, आपको, नहीं सर, मैं आपने बता कहा था देता हूं मैंने कि क्या कहा। जो वाइस चांसलर बने, जो प्रोफेसर बने, जो एमएलए एमपीज बने, उन्होंने समाज का काम ईमानदारी से नहीं कहा। आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो उन आपकी लोगों की जो आपकी ईमानदारी, गलत, रुक जाइए, यहाँ पे एक बार क्लियर जी कर देता हूं मैं आपको। नहीं, मैं आपको अगर जो आप यहाँ पे अपनी बात बताने से, की, अगर आप अपनी बात पे नहीं है तो ये मेरे ख्याल से ये डिबेट का विषय बन जाएगा। और हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, बहस करने के लिए नहीं। लाइव रिकॉर्ड चल रहा है, आप दोबारा सुन लीजिए। और ये अगर आपने ये नहीं कहा तो विकास जी की मदद ले लीजिए कि ये आपने बात कही थी या नहीं कही थी। तो मैं जो विकास कह जी रहा हूँ क्लियर मैं साथ कीजिए के साथ में नोट कर लेता विकास जी रुक जाइए एक मिनट। आप इस तरह के लांछना मत लगाइए। जब आपकी समझ कम है तो कम समझ है तो आप सुनने की हिम्मत और हिमाकत रखिए। विकास जी आप क्लियर कीजिए कि मैंने ये कहा है कि समाज के जो लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उन लोगों की जिम्मेदारी थी, या मैंने ये कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो सरकार के हाँ, संवैधानिक और सरकारी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, यानी वो तो मैं सारे भी तो पदों यही पर कह रहा हूँ बैठे सर। हुए लोग सवर्ण हैं? नहीं, यस वो यस नहीं यस कह रहे हैं यस। आप अलग कह रहे हैं। समझ जब गलत है ना तो अरे लांछना सर, लगाना भूल जाइए आप। ये गलत गलत दूसरी जो आपका बात, है। जब नहीं नहीं, आप मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करिए और जो इत्मीनान से जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करिए। दूसरी जो बात आपने की, टोटल जो जॉब प्रोसेसिंग है, उसमें टोटल जॉब प्रोसेसिंग की जो बात है, उनके लिए सबसे पहले जरूरी होती है विशेष प्रावधानों की, जैसे एजुकेशनल रिजर्वेशन इन एजुकेशन की जो बात है,
तो डोमिनेट तबके के अलावा जो लोग भी जितने भी परसेंट है, मान लीजिए किसी अगर देहात में क्षेत्र में जिन्होंने 10वीं की है, +2 की है या ग्रेजुएशन तक पहुंच पर पाए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यकवाद की भेंट चढ़े और बहुसंख्यकवाद की भेंट के कारण वो लोग उस तरीके से वहां अपना प्रतिभा को या अपने अवसर को उस तरीके से हासिल नहीं कर पाए जो उनके लिए भी राइट बने हैं। और उसका जो मैं मुख्य कारण मानता हूँ वो कोरा का कोरा प्रतिनिधित्व का मानता हूँ, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जब हम कोई फॉर्म फिलिप करते हैं या कोई जब वो लगती है लिस्ट लगती है, किसी का रिजल्ट आता है, तो हम जर्नल में फाइट बाद में करते हैं, उससे पहले फाइट है ना शेड्यूल कास्ट के बच्चे की शेड्यूल कास्ट की कैटेगरीज में होती है। और उस शेड्यूल कास्ट की कैटेगरीज की अंदर जब आप पूरे देश का पॉपुलेशन डाटा समझते हो, डोमिनेट क्लास जो विपक्ष है इसका जो वर्गीकरण के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, वो लोग बात इसीलिए कर रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि उन लोगों ने 2002 की अगर जब बात करोगे, मीरा कुमारी जो थी वो चरमकार जातियों के लिए एक बिल लेकर के आए थे। भाई जो भी जातियां पेशे के आधार पे वो एक हुई, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना सर। वो चरमकार जातियों के एक मान लीजिए हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं कहूंगा, पूरे देश के अंदर रैगर जाति है, मोची जाति है, ये अलग अलग जातियां हैं चरमकार जातियों की। ये 2002 से पहले एक अलग अलग जातियां होती थी, लेकिन बाद में 2002 के बाद में ये एक पटल पर आई और रैगर प्लस में चमार लिखा जाने लगा और इसी तरह मोची प्लस चमार लिखा जाने लगा। इससे क्या हुआ, जो चरमकार जो जातियां थी वो पूरे देश के पटल के अंदर एक अपने आप में बहुसंख्यक हो गई। अगर यही सामाजिक स्वरूपता में एकत्रित किया होता तो हम इस बात को कहीं ना कहीं मान लेते। हम ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये कदम कोरा का कोरा एक तरीके से संवैधानिक लाभ उठाने का और एक जाति को बहुत बड़े स्तर पर मजबूत करने का, अपने आप को इस देश के अंदर बहुसंख्यक साबित करने का एक फॉर्मूला था। और उस फॉर्मूले के बाद देश और प्रदेश के अंदर परिस्थितियां और गंभीर ज्यादा हुई हैं। उससे पहले की जो बात करेंगे, 2002 से पहले की जो बात थी उसमें तो नौकरियों में पारदर्शिता ही नहीं थी। जो लोग स्थायी थे, जिन लोगों ने एक जगह रह करके अपने घर बना लिए थे, जो समाज की मूल धारा में आने के लिए एक जगह पर स्थापित हो गए थे, उन लोगों वो लोग जो अपर हिंदू डोमिनेट तबका है उसके संपर्क में आया और उस अपर डोमिनेट तबके के संपर्क में आया तो वहां तो उस दौर में तो ऐसा था कि फार्म भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब वो गांव के देहात के एक चौधरी के संपर्क में रहा तो उस संपर्क में पकड़ के एक तहसीलदार के घर ले गया, एक डीसी कलेक्टर के घर ले गया, एक मंत्री के घर ले गया रुके हुए लोगों को, तो वो रुके हुए लोगों ने उसको ऐसे ही लगा दिया। उसका तो डाटा कौन निकालेगा, उस डाटे के ऊपर बात कौन करेगा। 2002 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब एम्प्लॉयमेंट सिस्टम ऐसा सरकारों में होता था। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो आज भी होता है और उत्तर प्रदेश की तो इससे भी ज्यादा बुरी व्यवस्था है और यही मामला अन्य प्रदेशों में गिना जा सकता है। तो नौकरियों के जो डाटे की जो बात कर रहे हैं ना, संवैधानिक तरीकों की जो बात कर रहे हैं, इसमें जितना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तबके का डोमिनेट तबका जिम्मेदार है, मैं तो आपके बात को आगे बढ़ाते हुए अगर बात कहूं तो इतना ही शेड्यूल कास्ट का जो डोमिनेट तबका है वो भी इतना ही जिम्मेदार मानता हूं, और जो अपर डोमिनेट हिंदू तबका है मैं तो उसको भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूं। क्योंकि ये बात केवल बातों में घुमा फिराने से काम नहीं चलेगा मान्यवर, इस बात को समझना पड़ेगा कि देश में कानून की व्यवस्था रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है या फिर पेट भरो आंदोलन है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये पेट भरने का तरीका नहीं है, प्रतिनिधित्व का मसला है और ये कोई एक मसला नहीं है। ये देश के अंदर 744 के करीब शेड्यूल ट्राइब और 1107 शेड्यूल कास्ट की जातियां, कुल मिलाकर के 1851 जातियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला है। इस बात को घुमा फिरा करके या इस तरीके की अनावश्यक व्यवस्थाओं का सपोर्ट कर देने से काम नहीं चलेगा। वो लोग अगर इसी तरीके से भाईचारे की बात है तो मैं कहना चाह रहा हूँ राजस्थान के अंदर जो व्यापक आंदोलन हो रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो व्यापक आंदोलन हो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक मीटिंगें चल रही हैं, मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक मीटिंगें चल रही है, जबकि पूरा उत्तर भारत इस व्यवस्था को लेकर के रिजर्वेशन के वर्गीकरण को हम चाहते हैं। तो इसमें क्या लगता है कि चंद जो लोग विरोध कर रहे हैं, चंद जो बहुजन लीडर अपने आप को कहते हैं, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का जो अपने आप को लीडर होने का तबका मानते हैं, क्या उन में ही दिमाग है? बाकी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पता नहीं चला अभी तक? क्या उन लोगों ने इस बात के लाभ और हानि को निकालने की कोशिश नहीं की? तो साथियों, वो लोग जब इतना बड़ा तबका इस बात को मानता है कि हमारी समस्याओं का समाधान ये है, तो आप लोगों को भी मान लेना चाहिए।
जी प्रवीण जी क्या कहेंगे फिर? यहाँ जो देखिए सर, सबसे बड़ी बात कि अभी तक हमारे भाई कमल बनर्जी जी ने ये नहीं बताया कि हमको होगा। अगर हम आपकी कह आवाज रहे हैं कट रही है जरा। आप प्रवीण जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी सर। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, हाँ अभी अभी ठीक है अभी प्रवीण कट जी, रही आ रही है आवाज? जी, अभी मैं ठीक है, कह अभी रहा हूँ ठीक कि है। हमारे भाई ने अभी तक ये बात नहीं क्लियर किया कि इनको लाभ या उन समुदायों को लाभ किस प्रकार से मिलेगा जब सारी हाँ सरकारी बिल्कुल क्लियर नौकरियां कीजिए ही कमल जी, ये क्या लोग, जी सवाल मेरा वही लाभ है किस प्रकार से कमल मिलेगा? जी से भी। जी कमल जी, बड़ा जी सवाल है और इस ये सवाल पे इसमें लगातार ये सवाल होते हैं सर, कि जी जी वर्गीकरण से वही किस तरीके वही से लाभ मिलेगा आप लोगों को। विकास जी, यही बात। चलो जी हमारे एडवोकेट साहब ने ये तो उनके लाभ के बारे में तो सोचा, तो जी साथ ही लाभ मिलने की जो बात है, लाभ मिलने की बात यह है, सबसे पहले तो आप लोगों को रिजर्वेशन में वर्गीकरण को समर्थक होना पड़ेगा, तब जाकर के उनको लाभ मिलने की बात सोची जा सकती है। आखिर अगर विरोध का उनके कुछ लाभ मिलने वजह वाले, तो होगी ना। जी अगर वो उनके लाभ कैसे मिलने वाले मिलेगा तो इस उसी पे का ही चर्चा सिरे कीजिए। से विरोध हो जाएगा। नहीं नहीं, जी कैसे सवाल मिलेगा मेरा ये बता प्रवीण दीजिए। अरे प्रवीण जी, सर, सवाल भी ये मेरा भी वही है। कमल जी आप उसको क्लियर करेंगे कमल जी, कि जो अ, वर्गीकरण है जिससे आज बहुजन समाज बट गया, और एक बात उससे सर, पहले वो एक था, इससे सर पहले बहुजन समाज मायावती को सर सर पीएम सर बनाने के सर सपने देख रहा था। कमल जी सवाल मेरे सुनना ध्यान से, नहीं नहीं इससे नहीं, पहले बहुजन सर समाज बहन जी को जी जी पीएम बनाने के सपने देखता है, चंद्रशेखर में अपना एक युवा नेतृत्व जी देखता है। 1 अगस्त के फैसले के बाद सब कुछ अलग, हम्म, आखिर ये अलग हुआ क्यों और वर्गीकरण हुआ? ठीक है, वो विरोध, प्रवीण जी आपसे मेरा पहला सवाल है कि आखिर वर्गीकरण का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल, वर्गीकरण का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? उसके बाद हम कमल जी को सुनेंगे कि आखिर वो इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। जी तो विरोध की वजह क्या है प्रवीण जी? बिल्कुल मैं देखिए, मेन सवाल पे आ रहा विरोध हूँ। की मेरी वजह बिल्कुल ठीक बात है। विरोध की वजह मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमारा समाज का इस्तेमाल हजारों वर्षों से होता आ रहा है। और बढ़ने की बात करोगे तो हम 90% की बात करेंगे। आज जी समाज को टुकड़ों तोड़ने की प्रवीण जी साजिश आपकी आज आवाज नहीं, ब्रेक हो रही है प्रवीण पहले जी, काम। प्रवीण जी हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। आ रही है आवाज? जी 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 हाँ अभी जी ठीक है। सर, अब आ रही है। जी हाँ, हाँ जी मैं कह रहा हूं कि जी हमारा जो 90% आबादी है, इसको टुकड़ों में और जातियों में बांटने की साजिश पहले भी रची गई। पहले काम के जी नाम पे कि हम जो जो काम करेगा उसकी अपनी जातियां रहेगी, और इस प्रकार से हम जो मूल निवासी हैं इस देश का, जो भारत का ओरिजिनल जो वासी है, जो 90% आबादी है, उसको 6,742 जातियों में बांट दिया गया। नतीजा ये हो जी गया, आज देखिएगा, जिन लोगों ने जातियों में हमें बांटने का काम किया, उन्हीं ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में एक दूसरे में, उनमें भी जातियां हैं, लेकिन उनका एक दूसरे से बेटी रोटी के संबंध है। हम लोगों में उन्होंने इस प्रकार के जहर हमारे बीच में घोल दिया कि हम चमार जो है वाल्मीकि से शादी नहीं कर रहा है, वाल्मीकि खटिक से शादी नहीं कर रहा है, खटिक रैगर से शादी नहीं कर रहा है, रैगर धानक से शादी नहीं कर रहा है। हम लोग को ये सिखा दिया गया कि अगर एक दूसरे से शादी करोगे तो एक दूसरे का पगड़ी ऊंचा या नीचा हो जाएगा। लेकिन वही ब्राह्मण जिसने जातियां बनाई, वो एक दूसरे में शादी कर रहा है और बेटी रोटी का संबंध बना रहा है। हम लोगों को 6,742 जातियों में बांटा, और कहीं ना कहीं कभी काम के नाम पे, कहीं दूसरे बहाने लगा करके उसकी हमेशा से ये साजिश रही है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये जो 90% समाज है, एक दूसरे में बेटी रोटी का संबंध बनाए, एक दूसरे से रिश्ता बनाए, और अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई एकत्रित होकर, संगठित होकर के लड़े। क्योंकि जब ये टुकड़े में बटेंगे, जब हम टुकड़े में बट जाएंगे, तो हम उनके सामने और कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हर संवैधानिक पद पर वही लोग बैठे हुए हैं। और समय को देखते हुए, जैसे आप यहाँ आपने देखा, क्या नाम है, जी मणिपुर में जो एक वर्ग है, उसको जाकर के भी ये लोग बोल देते हैं कि अरे तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, हथियार हम तुमको देते हैं। दूसरे वर्ग के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि अरे तुम्हारे बारे में वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं, उसको भी जाकर के हथियार देते हैं। वहां थानों से उठा करके, सरकारी व्यवस्थाओं से राइफल गायब हो गया और इन लोगों को बांट दिया गया, और एक दूसरे को काट रहे हैं। मजा लेने वाला सरकार है और सरकार को इसका लाभ मिल रहा है। तो ये जी कमल वर्गीकरण जी का जो है वो सिर्फ सर सरकार को मिलेगी, और सरकार में बैठे सर हुए कौन लोग हैं? वो जी सर ब्राह्मणवादी सर मानसिकता के लोग हैं। सर हम लोग जी इससे कमल जी सर लाभान्वित नहीं होंगे, इसीलिए हम सर इसके हम विरोध में हैं।
कमल जी और जवाब सर दीजिए, क्या वर्ग, कमल जी बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल कमल जी जवाब दीजिए, क्या वर्गीकरण बहुजन समाज को बांट रहा है? जवाब। साथी ने कहा कि समाज बंट जाएगा, ये विरोध का एक मुख्य कारण बताया इन्होंने। तो भाई जी। महाराष्ट्र में 4 कैटेगरियां हैं शुरू से, वहां समाज क्यों नहीं बटा? हम्म। 1975 जरा एक्सप्लेन में करें कौन कौन पंजाब के सी, अंदर, जी, वहां पर सर एक्सप्लेन डीएनटी करें। के लिए अलग कास्ट है, डीएनटी एसटी के लिए अलग कास्ट है, अदर शेड्यूल कास्ट अलग कैटेगरी है, और डी शेड्यूल कास्ट अलग कैटेगरी है। और दूसरी बात, जी पंजाब के अंदर जी 1975 में रिजर्वेशन में वर्गीकरण हुआ, वहां जी समाज क्यों नहीं बटा जी आज तक? ठीक है जी, आगे। ABCD मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बिहाफ पे लागू है कि वे बैकवर्ड समाज में आज तक क्यों नहीं बटा समाज। ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कैटेगरियां बन चुकी है अलग अलग कैटेगरियों की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। 1996 में तमिलनाडु के अंदर चंद्र नायडू आयोग बना, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में अलग अलग रिजर्वेशन की सिफारिश लेकर के आई, सिफारिश आई। वहां पर वो संवैधानिक प्रतिनिधित्व लागू नहीं हो पाया, क्योंकि वहां का जो डोमिनेट तबका था वो उस समय सत्ता में ज्यादा काबिज था, तो वहां समाज क्यों जी नहीं बटा। दूसरी बात, अगर रिजर्वेशन वर्गीकरण से समाज बंटता तो बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 16(4) लिखा कि वे किन्हीं कारणों से समाज का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का तबका अगर पीछे रह जाता है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, ये आर्टिकल इसकी इजाजत देता है। तो क्या वही बाबा साहब भी समाज को बांटना चाहते थे? ऐसा नहीं है। उन्होंने जो ये बात कही, यही बात कर रहे हैं कि जैसे उस समय हिंदू कह गांधी, मिस्टर गांधी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कह रहे थे, अगर अगर तुम अलग से अछूतों के लिए आरक्षित सीटों मांगोगे तो समाज बंट जाएगा। तो इस किताब में वॉल्यूम नंबर 4 है, इसमें पूरी की पूरी बात वकील साहब जो आज कह रहे हैं मिस्टर गांधी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन के दौरान कह चुके हैं। इन बातों का कोई आधार नहीं है। वॉल्यूम नंबर 17 में भी संवैधानिक सुधार और आर्थिक समस्याओं में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर रिजर्वेशन में वर्गीकरण और बहुसंख्यकवाद आने वाले समय में किस तरीके से हैवी होगा, इस विषय के बारे में लिखा है। ये बात अगर ये बातें वकील साहब ने नहीं पढ़ी है या इन तक नहीं पहुंच पाई है, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। फिर भी अगर ये गलत है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जो विरोधी लोग हैं उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, रोड पे आने की क्या जरूरत थी। इसमें तो यही लगा ना, समाज बांटने का काम किसने किया? समाज बांटने का काम किसने किया? जब भारत बंद का ऐलान हुआ तो रिजर्वेशन में वर्गीकरण के जो विरोधी तबका था वो पूरा का पूरा रोड पे आया, और जो वंचित जातियां थी उनके अंदर एक रोष पैदा हुआ। जी तो वर्गीकरण से समाज बांटने का काम किसने किया? जी प्रवीण ये जी, मेरे साथी मुझे बताएं। प्रवीण जी जवाब दीजिए, प्रवीण जी। जी बिल्कुल, आपने बात बहुत अच्छी कही, लेकिन अभी तक आपने एक बात क्लियर नहीं किया कि जब सारी नौकरियां, जैसे मैंने आपको डेटा पूरा बताया कि हमारा नहीं जो नहीं 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 70,000 नहीं, नौकरियां थी। आपका सवाल सर सर सर, आपका सवाल था कि हम इसके वर्गीकरण के विरोधी हैं और उसका कारण ये है कि समाज बंट जाएगा। हम अगर चल वर्गीकरण करवाइए, हम मिलकर मिलकर के बैकलॉग की लड़ाई लड़ेंगे। मैं देखिए एक समर्थन बात, करता हूँ बैकलॉग का, एम्प्लॉयमेंट अब आप, बैकलॉग को भरवाने की लड़ाई का मैं समर्थन करता हूँ। आप बताइए, मैं बैकलॉग को बिल्कुल आपको भरवाया बता रहा हूँ। जाना चाहिए, इस बात के लिए मैं आपका समर्थन करता हूं। लेकिन तब जब रिजर्वेशन में वर्गीकरण हो और कौन लोग किस तबके के या डोमिनेट क्लास के और डिप्रेस्ड क्लास के लोग कहां कहां कितना प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट में हासिल कर पाए। अगर डोमिनेट क्लास का प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है तो उनको बैकलॉग से बाहर करिए, और जो आज तक बिल्कुल भी इस प्रतिनिधित्व में नहीं पहुंच पाई है उनसे बैकलॉग को भरिए, मैं तो आपका समर्थन करूंगा। जी प्रवीण जी जवाब दीजिए, प्रवीण जी। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जिसको आप डोमिनेंट क्लास कह रहे हो वो एक्चुअली वो डिप्राइव्ड क्लास है, जिसको कि आज आपने डोमिनेंट कह दिया। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि जिस आरक्षण की दुहाई आप दे रहे हैं सर उस आरक्षण में, महोदय महोदय महोदय, मैं डोमिनेट मैं नहीं कह रहा, जजमेंट के पेज नंबर 230 कह रहा है। अगर आपको उस ये लगता जजमेंट है को, कि डोमिनेट तबका मैं गलत कह रहा हूं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत बता करके पिटीशन दायर कर दीजिए।
आप मुझे बोलने देंगे? जी जी प्रवीण जी, आप बात रखिए। जी प्रवीण जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल चुप था। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक जवाब दीजिएगा आप अगर देना चाहते हो तो। ये जी जजमेंट देने प्रवीण जी वाला बोलिए। व्यक्ति कौन अरे था, सर किस नहीं, समाज का ऐसा आदमी कुछ नहीं था? है सर, बोलिए बोलिए। ये जजमेंट देने वाला व्यक्ति किस समाज का था? आरक्षण जब प्रतिनिधित्व दिया था 1931 में गोलमेज सम्मेलन के संवैधानिक सुधार जब आए, तो वो लोग कौन थे? क्या वो भारतीय हितैषी थे? क्या थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपर कास्ट हिंदुओं को लेकर के, और जो डिप्रेस्ड क्लास थी उस समय की, उनके लिए प्रतिनिधित्व मांग रहे थे। जो अधिकार मांगे जाते हैं, क्या उसी से मांगे जो हमारी जाति का है? दूसरा सही न्याय आरक्षण का करेगा, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? ये केवल आरक्षण का नहीं 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 सर, ये जी जी प्रवीण जी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है सर। आप जजमेंट मत दिया करो, जानकारी आपको बहुत कम है और आप हमेशा जजमेंट देते हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने आपसे सिर्फ सवाल पूछा और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। मैंने कौन सा शब्द यूज किया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप बता दीजिए, ज्ञान के आप बड़ा नहीं ज्ञानी बन रहे हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द पता नहीं 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 कहां से आप सीख लिए जाने हो, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये जानकारी है आपको? अरे बस दो मान्यवर, चार शब्द सीख, ये तो फिर शब्दावली है ना, ऐसे ऐसे बातें ये जज जो मत बना शब्दावली आप करो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जब ये जानकारी नहीं ये है। एज ए वकील शब्दावली नहीं है। नहीं तो नहीं आपने नहीं, हमने आप ऐसी ये कह कौन रहे सी हो। बात करी नहीं कि जो नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? आपने कहा, हमने ऐसी कौन सी आपने बात कहा, करी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल? अरे जी, सुनिए सर, आपने कहा कि वो ये जजमेंट देने वाला जज किस जाति का था? क्या मतलब आप तभी मैंने मानोगे पूछा। क्या वो उसको? तो आपने अभी कहा। इसमें तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? तो क्या जजमेंट जजों की नहीं जाति देख करके नहीं, फैसला लोगे क्या? मैं अब मैं साफ साफ इसमें कहूं, अगर अगर सुनो 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 सर, सुनिए सुनिए, अगर वहां जज जाटव बैठा होता तो फिर सही होता क्या? क्या? तब संवैधानिक और सामाजिक बात होती क्या ये? जो समाज को अगर वहां नहीं जानता है, जिस पर अगर, अरे सर नहीं, आप जज, मैं मानता हूं, ये अगर बात आपको गलत लग रही है, जज की जातियों को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें तो एक जज तो डोमिनेट शेड्यूल कास्ट से भी था। आप लोगों ने ये तो पहले बात उसने करनी चाहिए थी। हम लोग जो कर रहे हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिसको जिस समाज की परिवेश के बारे में पता नहीं है, उनके बारे में पता नहीं है कि उनका विकास कैसे होगा, उनकी उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर विकास की रणनीति इन जजों को, जो हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर उनको समझ होती, तो सबसे पहले इस देश में जितने भी आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने जजमेंट दिए हैं वो 98% SC ST OBC के खिलाफ है। इस बात को आप मानते हो? है इस बात की जानकारी आपको? मैं आपको बताता हूं। जी समझ ली। बताइए। सुप्रीम कोर्ट आज तक जितने भी जजमेंट दिए हैं वो SC ST OBC का मंडल कमीशन की बात आपने कही। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मंडल कमीशन जब आया था तो आने के बाद तुरंत वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उसको लागू होने के लिए 2 साल तक उसको घसीटा गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में EWS कैटेगरी का आरक्षण आया, आरक्षण को भी गैर संवैधानिक तरीके से लागू किया गया। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा था कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होने चाहिए, अभी लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सर, कंप्लीट पूरा करने पूरा एक रखने मिनट दीजिए सर, कमल जी, सर एक बार प्लीज प्लीज, कंप्लीट करने कमल जी एक बार EWS की बात जो आप रखने बात दीजिए कर रहे प्रवीण। हो। जी कमल जी 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 बात रखने दीजिए प्रवीण जी को। जी जी जी। जी मैं प्रवीण आपको जी। कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता जो है वो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट में जब EWS का आरक्षण आया, आज तक कोई पिटीशन गया? सुप्रीम कोर्ट ने जब भी मंडल कमीशन की बात आई थी, उसको लागू करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी इसको लागू कैसे करवाया जा सकता है? EWS कैटेगरी में ये बातें क्यों नहीं आगे निकल करके आई? दूसरी बात, जब आर्थिक आधार ही नहीं है आरक्षण का, तो EWS को आर्थिक आरक्षण कैसे दे दिया गया? आरक्षण जो है वो किसी व्यक्ति और वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन है, ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो मानसिकता है वो SC ST OBC के लोगों को तोड़ने की मानसिकता है, जोड़ने की मानसिकता नहीं है। तो इसीलिए प्रवीण मैंने जी आपको फिर तो जाति की बात बताई। प्रवीण अब जी जिस प्रवीण जिस जी जिस जी प्रवीण जी फिर तो बड़ा सवाल खड़ा होता है बहन जी पे भी, क्योंकि बहन जी ने तो EWS कोटे का जी समर्थन जी किया था और वर्गीकरण का विरोध कर बिल्कुल। रहे हैं वो।
तो फिर तो बिल्कुल, सवाल खड़ा होता है ना, समाज भी तो यही जानना चाह रहा है ना कि जब ये वर्गीकरण का फैसला आता है, बहन जी हम उसका तो बहन विरोध जी कर को अपना देती है, आदर्श नेता मानते हैं। और फिर हम तो जब बहन जी को आदर्श नेता, विकास जी कमल जी बात जी, करने दिए। हम तो बहन तो जी को आदर्श जब नेता मानते ईडब्ल्यूएस का हैं। होता मैं है तो वीडियो भेज देता हूँ, बहन जी कह रही है। बहन जी का समर्थन है अरे इसको। सर, बहन जी, विकास जी, जी मैं सर का रिप्लाई जी दे देता हूँ। मैं तो बहन जी को अपना जी, आदर्श नहीं नेता मानता हूँ। प्रवीण जी जवाब उन्होंने देंगे इसका। ईडब्ल्यूएस कोटे का समर्थन किया, जी और मैं वीडियो भेज देता हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि वे रिजर्वेशन वंचित जातियों को मिले। ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों की लड़ाई अलग अलग आरक्षण की लड़ाई, गरीब सवर्णों के लिए अलग आरक्षण की लड़ाई के लिए बसपा काम करती रही है। जब देखिए गरीब सवर्णों की इतनी मैं चिंता है, जिनको आप मनवाद कह रहे हो, ब्राह्मणवाद कह रहे हो, तो भाई ये गरीब बहुजनों ने क्या खोट कर दिया जी? ये ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल या जापान से तो आए नहीं है। जी प्रवीण मैं ये भी तो आपके भारत इस के बात वासी है ना। जिस मूल निवासी शब्द मैं की आप बात कर रहे हो, तो ये भी तो मूल निवासी है। इंग्लैंड या युगांडा के बिल्कुल तो ये मूल निवासी नहीं है, भारत के मूल निवासी है। और भारत के मूल निवासी और बहुजनों के नेता बहन जी कह रही है। और जब गरीब सवर्णों के ईडब्ल्यूएस कोटे के समर्थन में बहन जी अपनी स्पेशल बाइट कर सकती है, तो भाई इनके विरोध में क्यों है? जी, ये सवाल खड़ा होता है अभी प्रवीण जी, आपने बड़ा सवाल ईडब्ल्यूएस है के ये। ऊपर आपने ईडब्ल्यूएस के और ऊपर जो डीएसपी लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, डीएसपी समाज का हर उसमें प्रवीण जी बहन जी मेरा ने वो सवाल, किया। डीएसपी समाज का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है आखिर बहन जी ने इसका वर्गीकरण का विरोध क्यों किया और ईडब्ल्यूएस कोटे का समर्थन क्यों किया। देखिए, मैं ईडब्ल्यूएस कोटे के समर्थन करने के लिए वो नेता का नाम एबीसी कुछ भी हो, मैं उसका विरोध जी करता हूँ। ना बहन जो जी भी है, बहन जी ईडब्ल्यूएस एबीसी नहीं था। सर, बहन जी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मुद्दों पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात आती है, तो जब उनकी बाइट आती है, समाज इस बात पे तय करता है नहीं, करता था कि बहन जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अब हमें पता है कि आरक्षण की सीमा बढ़ नहीं सकती, और लेकिन उन्होंने बढ़ाई और बहन जी ने समर्थन किया, तब लोगों को समझ में आया। अब इसमें जो बात है, इसमें असंवैधानिक तरीके से रिजर्वेशन बढ़ाने या रुक घटाने की जाइए। बात नहीं कर रहे हैं। देख जी प्रवीण जी कमल जी, आप बीच बीच में जंप करते हो और मैं जंप नहीं करता हूँ। आप में और हम में ये फर्क है। इसको मुझे भी मौका दीजिए इसको एक्सप्लेन करने का। चलिए आप देखिए एक बात, आप बात रखिए प्रवीण जी। मैं सर, विकास सर, दो चीजें जी दिमाग जी में है ना, वो जुबान पे आनी चाहिए। जी जी प्रवीण जी बात रखिए प्रवीण और मैं जी। मानता हूँ जो बात दिमाग में है ना, वो जुबान पे आनी चाहिए, ताकि ऐसा तो नहीं है कि भाई क्योंकि हम अभी अगर हमें पर्सनल बात करनी होती तो मैं वकील साहब का नंबर ले लेता। जी अब जी ये बात रिकॉर्ड इस होगी तो देश को डिबेट का पता चलना मकसद चाहिए ना यही है। कि एक जी कमल अरे जी सर, विकास सर, अब देश को जी पता चलना चाहिए ना कि एक एडवोकेट इंटेलेक्चुअल लॉबी का जो शख्स है, वो वर्गीकरण के बारे में क्या सोचता है, और उसकी जाति के लीडर के बारे में एबीसी की बात करने लग जाता है। ये पता चलना चाहिए ना देश रुक को। जाए। नहीं नहीं, देखिए जी इसमें सुन लीजिए। मैं एकदम समझता हूँ। ईडब्ल्यूएस का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति का मैं समर्थन करता हूँ, बहुत क्लियर शब्दों में। आपकी और आवाज नहीं आ रही सर साहब। रही बात, अभी आ रही है? जी 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 अभी अभी आ ठीक आ रही रही है? है सर। जी ईडब्ल्यूएस, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपकी खुशी के लिए। जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अरे के मेरी खुशी नहीं समर्थन है सर, करने ये तो वाले, सवर्णों की खुशी है। अरे सर, ये तो हाँ गरीब सुन लीजिए। सवर्णों की खुशी है। जब जिस दिन गरीब वंचितों, बिल्कुल गरीब बिल्कुल। डीएससी लोगों की बात करोगे, मैं उस दिन आपको मानूंगा कि आप हमारी खुशी की बात कर रहे म, हैं। मैं सुन लीजिए, मैं फिर से बात कर दे रहा हूं एकदम क्लियर शब्दों में। कोई जी भी जी जी व्यक्ति अगर जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का समर्थन करता है, मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। क्लियर शब्दों जी में मैं इसके लिए हम आपको मंगल अपना कामनाएं स्टेटमेंट दे देते रहा हैं। हूं। ठीक है। जी जी दूसरी बात, जी हमारे जो समाज का वर्गीकरण की हम बात का विरोध करते हैं, लेकिन इस बात का मैं समर्थन बिल्कुल करूंगा कि अगर जो मेरा समाज है, जो पिछड़ा है या जिसको मौका नहीं मिला है, उनके लिए अलग से 10% का आरक्षण कर दिया जाए। मैं इस बात के समर्थन में खड़ा रहूंगा। चाहे जहां तक आप जिस मंच पे भी मुझे बोलिए और कहिएगा, तो मैं आपके साथ धरना में भी साथ आने को तैयार हूं। लेकिन मैं अपने समाज को टूटते हुए देखना नहीं चाहता हूं। ये मेरी मानसिकता कमल है। जी प्रवीण कुमार 10% का भारती जो समर्थन है, है। जी 10% प्रवीण हमारे जी लोगों को मिल जाए, और 10% लेकिन 10% थोड़े का समर्थन है, लेकिन वर्गीकरण का विरोध है। विरोध है, बिल्कुल ये सर, विरोध है। ये क्यों
ये सर वही कमल जी बात है। जवाब दें, कान कमल जी कान जवाब कान दें। या इधर कमल से पकड़ लो, कान ये या इधर से पकड़ लो, है विरोध में रहना है। ये सर डबल माइंड नहीं बात नहीं है सर, सुनिए, इसमें वही बात नहीं है नहीं सुनिए सर। कमल भाई, कमल जी सुनिए, एक प्रवीण और जी, स्टेटमेंट दे देने प्रवीण दीजिए जी मुझे, सुनिए। एक और स्टेटमेंट, बस एक जी मिनट दे दीजिए मुझे, जी एक मिनट देखिए। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिन जातियों को सरकार और सरकारी संस्थाओं में आने का मौका आज तक नहीं मिला, उनके लिए जिस जी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण लाया गया, उसी प्रकार से उन जातियों के लिए स्पेशली 10% आरक्षण लाया जाए, इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद सर, जी आपका कमल जी। साधुवाद है, जय भीम करते हैं हम आपको, आपने असल अम्बेडकरवादी होने का परिचय दिया। जी तो समर्थन लेकिन तो मिल रहा है सर कमल जी, अ, लेकिन अरे सर वर्गीकरण का बातें विरोध है। तो समझते हैं सर, वकील साहब को सब पता है, जजमेंट भी पढ़ ली है, और समाज ऐसा नहीं है कि वकील साहब किसी दूसरे ग्रह पे रहते हैं, समाज में रहते हैं, इनको पता है कि डोमिनेट क्लास कौन है और समाज का जो तबका जिनके लिए ये जजमेंट आई है उनकी हालातें क्या हैं। कभी कभी वो कहते हैं ना, अंदर से कुरेद करके पूछने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद तो जिंदा है थोड़ा बहुत, लेकिन वही बात है, उस तबके को क्या जवाब दे जहां से हम आते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा मैं हूँ, तो यही कह, रिजर्वेशन का जो मसला है, वो मसला है प्रतिनिधित्व का मसला है, और इस प्रतिनिधित्व ही से रहने दिया जाए, तभी सभी समाज के लोगों का उत्थान होना संभव है, और संभावित जो चीजें हैं। अभी एक बात है, वकील साहब को जहां तक मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर प्रवीण जी? नहीं सर मैं प्रवीण जी बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो एक बार जी बता दीजिए सर, कितने मूषक वहां पे विधायक बने, कितने बावरिया वहां पे एमएलए बने, और पासवान के अलावा और कितने लोग लोकसभा तक पहुंचे, कितनी जातियां आती हैं, उन जातियों के नाम बताइए आप, ताकि हम पता चले कि वो जातियां वहां इस नाम से जानी जाती है, हम यहाँ क्या जाना, किस नाम से जानते हैं। तो सर चलिए इस मुद्दे को परिस्थितियां मैं अपने एक अपने लाइन प्रदेश में, की क्षेत्र की, जी, अपनी परिस्थितियां अपने अपने क्षेत्र की और प्रदेश की सभी को पता होता है, लेकिन वही बात है, इस बात को छोड़ करके जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं, उन लोगों की आवाज का समर्थन केवल बातों से या ऐसे डिजिटल डिबेट से नहीं होगा, उनके लिए उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनकी परिस्थितियों का आकलन करना होगा, और उन परिस्थितियों को आकलन करके उनको पॉलिसियां बनाने की जरूरत है, और उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है। अब बता दीजिए, पासवान और चमार जाटव के अलावा मान्यवर वकील साहब के पास कोई दो पॉलिसियां बताइए उनके उत्थान के लिए, ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश में भी और अन्य प्रदेशों में जो जातियां वहां पे हैं उनके उत्थान की बात कर सकें। वो ठीक है। तो कमल जी पढ़ मुझे लग के रहा है आई शायद है, एडवोकेट, उनका विरोध जरूर है, तो ऐसे विरोध जी करने से काम नहीं चलेगा। जी मेरा सवाल ये है क्योंकि हम डिबेट के बिल्कुल लास्ट पायदान पे हैं। जी अंतिम चरण में है हम लोग अभी डिबेट के, लास्ट 2-3 मिनट्स और हैं क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा हो गई। मेरा मकसद था 30 मिनट्स में हम लोग अपनी बात रख सकें, लेकिन प्रवीण जी मेरा मकसद यही है कि जो खाइयां बहुजन समाज में हो गई हैं, हम लोगों ने साथ में फाइटें की हैं, आप सभी लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन इस देश ने देखा, जिसने सड़कें जाम कर दी थी पूरे भारत की। तो अब ये जो जो वर्गीकरण से जो ये समाज भटक गया है या अलग अलग हो गया है, तो ये कैसे फिर एक होगा, ये तो बड़ा सवाल है ना। जी आप जवाब दें मुझे कमल जी। पहली बात तो ये है, जी बहुजन आइडियोलॉजी पे जो बात है आपने कही, अम्बेडकराइट हम सभी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस देश जी के जो जिसके साथ भेदभाव हुआ है, अछूत घोषित की गई तमाम जातियां बहुजन और मूल निवासी अपने आप को मानती रहेंगी। ये एक आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन था आपका, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है वो कैटेगराइजेशन से ही संभव है। तभी तो बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर और साहब कांशीराम का जो मानना था कि हम इस देश के शासक हैं और आप लोगों को इस देश की सत्ता व्यवस्था में हासिल होना है, तो जब तक तमाम बहुजन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिलेंगे, वो उनके उत्थान की पॉलिसियां नहीं बनेंगी, तो जी ये बहुजनों
को इस तरीके से ताकत निर्माण नहीं हो पाएगी, और जब ताकत निर्माण नहीं होगी तो परिस्थितियां बदतर से बदतर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अति पिछड़ा दलित महासंघ के नाम से, अति दलित रापिच के नाम से एक अलग कैटेगरी बनी थी। उस कैटेगरी में क्या था, डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त एवं गुमंतु जनजातियों के लिए अलग से रिजर्वेशन का और संवैधानिक प्रावधान किया गया था राजनाथ सिंह के समय में। उस समय क्या था, उन लोगों को एक उम्मीद जगी कि भाई हमारे हित में भी आर्थिक नीतियां निर्माण होंगी और सामाजिक नीतियां निर्माण होंगी, एजुकेशनल नीतियां निर्माण होंगी। जब वो नीतियां निर्माण हुई तो कुछ समय के लिए उन लोग लाभ ले पाए, उन लोगों का सरकारी संस्थानों में और सरकारी विभागों में या सामाजिक पटल पर एक अलग पहचान मिली और अलग प्रतिनिधित्व मिला, और कुछ लेवल पर वो लोग आना शुरू हुए व्यवस्था के अंदर। लेकिन जैसे ही माननीय बहन जी सत्ता में आए तो उन्होंने इस को खत्म कर दिया। तो क्या वो लोग उस तरीके से बहुजन की बात करेंगे जो राइट उनकी पॉलिसी में बनी थी? मैं नहीं, ये नहीं कहूंगा कि कोई भी सरकार किसी भी वर्ग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी या किसी वर्ग के लिए पूर्णतः नुकसानदायक होगी, लेकिन कुछ सरकार की मंशाएं चाहे कुछ भी रहे हो, चाहे वह सामाजिक स्वरूप में रही हो या फिर राजनीतिक स्वरूप में रही हो या फिर आइडियोलॉजिकल तरीके से आई हुई पार्टियां हो, वो किसी भी समाज के लिए पूर्णतः विनाशकारी नहीं हो सकती। एज ए देश में कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, लोकतंत्र है, ऐसे कोई बालाजी का खड़ा नहीं है कि कोई कुछ भी बना करके चला जाएगा। तो वही बात है, वो जातियां थी, वंचित जातियां थी, अच्छी पिछड़ी जातियां थी, वो उस तरीके से विरोध दर्ज नहीं करा पाई। लेकिन आज वही 2007 की पॉलिसी उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन वर्गीकरण का मुख्य टर्निंग पॉइंट बनी हुई है। उसी के सिफारिश के आंकड़े से शुरुआत होने जा रही है, और यही 1.5 महीने पहले एससी कमीशन, एससी एसटी कमीशन की उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापना हुई। स्थापना तो पहले हो चुकी थी, उसके अंदर है ना नए मेंबर ऐड किए गए और उसमें सभी जातियों के लोग लिए गए। तो ये बात तय होती है कि 1994 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे गुरनाम सिंह आयोग बना, उसके बिहाफ पर डाटा बाहर आया, एजुकेशनल भी, पॉपुलेशंस भी, एम्प्लॉयमेंट भी। तो उसी तरीके का जो परिदृश्य है वो उत्तर प्रदेश में भी स्थापित हो सकता है। पहले डाटा जारी करवाइए। चलो मैं इनके रिजर्वेशन में वर्गीकरण के जो विरोधी है उनके लिए एक बार पक्ष भी कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग संयुक्त रूप से संयुक्त बहुजन संगठनों के एक आह्वान करना चाहिए कि रिजर्वेशन के आज तक के प्रदेश वाइज समीक्षा करिए कि कौन कहाँ तक पहुंचा, और वो जो समीक्षा रिपोर्ट आएगी उसमें जो लोग बिल्कुल पीछे रह गए हैं उनके लिए अलग रिजर्वेशन में वर्गीकरण छोड़िए, कुछ अलग से पॉलिसियां निर्माण करने की बात करिए। हम इन लोगों के साथ खड़े होकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पर ये लड़ाई जो लड़ाई है रिजर्वेशन में कौन होगा कौन नहीं होगा, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। अब ज्यादा लंबा डिबेट अगर आप नहीं हो जाए, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके पूरे रिजर्वेशन में वर्गीकरण में कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके लंबे इतिहास में जब हम जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के ही लोग थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए विरोध किया कि ये आ गया महार, हम हैं बोले चौरवंशी योद्धा, हमें ये बोले अछूतों में शामिल करके हमें एससी में शामिल करना चाहता है। तो वो लोग कौन थे? वो लोग भी तो जाटव समाज के लोग थे। जी प्रवीण जी, देखिए मेरी आवाज आ रही है? समय प्रवीण जी, समय ज्यादा हो गया, आप बिल्कुल शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। आखिर वर्गीकरण पे जो बहुजन समाज बिखर गया है वो फिर से कैसे होगा? क्या कोई रास्ता एडवोकेट प्रवीण के पास है? ये कह रहे हैं कि जिन जातियों को अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला है सही से, उन लोगों के लिए हमें आंदोलन कर देना चाहिए। आई एम राइट प्रवीण जी? उनके 10% उनकी लिस्ट बना दी जाए और उनके लिए 10% आरक्षण को जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस को दिया गया उसी प्रकार से उन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनके लिए 10% आरक्षण की डिमांड हम लोग कर दें। अभी मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर 37 जातियां श्रीमान जी, लिस्ट आपके पास व्हाट्सएप कर दूंगा, विकास जी के पास भी होगी। उम्मीद है आप हरियाणा प्रदेश के रिजर्वेशन में वर्गीकरण के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आओगे, मैं आपको आमंत्रित करूंगा जी। दूसरी बात,
हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए हम काफी हैं। वंचित जातियों की लड़ाई एज ए वकील आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर 66 के करीब जातियां आती है, उसमें से 2-3 डोमिनेंट जातियां हैं, उनको निकाल करके सारी की सारी डीएससी की जातियां हैं, वंचित जातियां हैं, उनको उनके बीच में जाकर के आप जजमेंट के फायदे, रिजर्वेशन के लाभ, और अभी तो वर्गीकरण तो दूर की बात है, उनको ये नहीं पता रिजर्वेशन फिल्म क्या है। पहले तो उनको जाकर के ये बताइए रिजर्वेशन है क्या। ऐसा ये करने की जरूरत है सबसे पहले तो। अब जब उनको ये रिजर्वेशन समझ में आ जाएगा तो उनका रिजर्वेशन कहाँ है उसके लिए अपने आप लड़ लेंगे। जैसा बाबा साहब कहते थे गुलाम को गुलामी का एहसास करवाइए, वो विद्रोह करेगा। सबसे पहले तो ये बताने की जरूरत है। और हरियाणा प्रदेश में 10% की ही लड़ाई है सर। हरियाणा प्रदेश के अंदर 20% रिजर्वेशन लागू है, वैसे होना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, कैटेगराइज जातियां शेड्यूल कास्ट की है। और 1985 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर था एसटी का, लेकिन अब 20% है, तो 20% में 10-10% की ही ये बात चल रही है। गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के बिहाफ पे हरियाणा प्रदेश में 1994 में पंचकूला के अंदर रैली थी। पंचकूला की रैली के अंदर वहां उस समय भजन लाल जी सीएम होते थे, उन्होंने रिजर्वेशन में 10-10% रिजर्वेशन की घोषणा की और ये 2005 तक रहा। उसी को दोबारा लागू करवाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 19 साल तक केस चला। 19 साल के बाद ये मामला पूरे देश के हित में आया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए। तो आधार वही है, मसला वही है, उद्देश्य वही है, लाभ वंचितों के लिए मिलना है और सभी के प्रतिनिधित्व की बात है। उम्मीद और कामना करते हैं कि आप भविष्य में इसका समर्थन करेंगे और इस तरीके के आंदोलन और मीटिंगों में शामिल होने का काम करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साथियों का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग क्या समझते हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो सोसाइटी बिखर गई है, जो सोसाइटी हम 85% की बात करते हैं, 85% में से अभी जो 15 से 20% का जो तबका था वो अभी कहीं ना कहीं अलग हो गया है। एक तरफ 40 से 45 जातियां, और जातियां हर स्टेट में अलग अलग हैं। अगर हरियाणा में 37 जातियों की बात है तो उत्तर प्रदेश में अलग है, वहीं महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, तो अलग अलग जातियां हैं। लेकिन मकसद हमारा सिर्फ यही है कि 1851 है सर, जी पूरे देश में 1851 है, कुल बता देता हूँ प्रदेशों के साथ। कमल जी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जातियां हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि समाज में समाज में बिखराव ना हो, और जो बहुजन समाज मिलकर फाइट करता था वो फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आए। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।